हाय, आई एम रसिका। वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप देख रहे हैं नीरज शर्मा मर्डर केस की एक हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसी स्टोरी जहां माँ और बेटी का रिश्ता सबसे बड़ा सवाल बन गया। चलिए जानते हैं इस शॉकिंग केस की पूरी सच्चाई। जयपुर में रहने वाली नीरज शर्मा की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब हर दिन उनके लिए एक नया डर लेकर आता था। जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती, उनकी नज़र घर की सीढ़ियों पर पड़ी कुछ अजीब चीज़ों पर रुक जाती। कभी एक गुड़िया, कभी सिंदूर, कभी धागों में लिपटा हुआ नारियल, तो कभी जलते हुए कपड़े, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल घबरा जाए। धीरे धीरे नीरज शर्मा के अंदर एक अजीब सा डर घर करने लगा था। अब उन्हें सिर्फ घर से बाहर ही नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर भी सेफ फील नहीं होता था। उन्हें लगता था कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। उनका ये डर भी बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि इस सब से करीब 3 महीने पहले उन पर एक जानलेवा हमला हो चुका था। किसी ने उन्हें कार से टक्कर मारकर जान लेने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उस दिन उनका साथ दिया और वो जैसे तैसे बच गई। उस दिन के बाद से ही नीरज शर्मा ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था। ज़्यादातर वक्त वो अपने ही घर में रहती थी, लेकिन अब उन्हें घर में भी सेफ महसूस नहीं होता था। हर दिन घर की सीढ़ियों पर पड़ी वो अजीब चीज़ें उनके डर को और गहरा करती जा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब कौन कर रहा था और क्यों। नीरज शर्मा इतनी डर चुकी थी कि उन्हें लगने लगा था कि कोई उनकी जान लेना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अपने भाई राकेश शर्मा को हर एक बात बतानी शुरू कर दी। ये सब सुन के राकेश शर्मा को भी लगा कि ये मामला नॉर्मल नहीं है। इसलिए उन्होंने नीरज शर्मा से घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कह दिए। नीरज ने अपने भाई की बात मानी और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये डर सच साबित होने वाला था। 3 जुलाई 2026, प्रतापनगर, जयपुर, राजस्थान। शाम के करीब 4:45 बजे नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर वापस आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल रोज़ की तरह लग रहा था, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला था। जैसे ही वो सड़क पार करने लगी, एक स्कॉर्पियो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ी। अगले ही पल इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि नीरज शर्मा हवा में उछलकर लगभग 100 फीट दूर जाकर गिरी। लोगों ने बिना एक पल गवाए नीरज शर्मा को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर नीरज शर्मा के साथ ये सब किसने किया। उस वक्त इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन जब इस कहानी की परतें खुलनी शुरू हुई तो सच ने सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। इसे समझने के लिए हमें उनके परिवार को समझना होगा। जयपुर में रहने वाली शर्मा फैमिली बाहर से दिखने पर बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली लगती थी। घर में 4 लोग थे: विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीरज शर्मा, उनकी बेटी आयुषी शर्मा, उनका बेटा आर्यन शर्मा। विजय शर्मा जयपुर कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क थे। नीरज शर्मा घर संभालती थी। एक अमीर परिवार जो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानियाँ बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले घरों से ही शुरू होती है। शर्मा फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अप्रैल 2025 में विजय शर्मा को ब्रेन हैमरेज डायग्नोज हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हुई थी, लेकिन परिवार के मुताबिक एक दिन आयुषी शर्मा विजय शर्मा को बेहतर इलाज का बहाना देकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई। इस बारे में नीरज शर्मा को कोई जानकारी नहीं दी गई। नीरज शर्मा को ये तक नहीं पता था कि किस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वो बार बार आयुषी से इसके बारे में पूछती रहती, बट उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। फिर लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद नीरज शर्मा के पास एक फ़ोन आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल बुलाया गया। जब वो वहाँ पहुँची तो डॉक्टर्स ने बताया कि विजय शर्मा की हालत बहुत नाजुक है और पिछले कई दिनों से उन्हें उनकी मेडिसिन तक नहीं दी गई, और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।
उस वक्त ये सिर्फ एक दुखद घटना लग रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसी मौत को लेकर भी बड़े सवाल उठने वाले हैं। विजय शर्मा के जाने के बाद नीरज शर्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ अपने दुख ही नहीं संभालने थे, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी भी उठानी थी। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अब नीरज शर्मा के कंधों पर था। इसी वजह से राजस्थान गवर्नमेंट के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल के तहत नीरज शर्मा को जयपुर कोर्ट में नौकरी मिल गई। ये गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नौकरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार की मदद के लिए गवर्नमेंट घर के किसी एक एलिजिबल मेंबर को नौकरी दे सकती है, ताकि अचानक आई आर्थिक परेशानी में परिवार को कुछ सहारा मिल सके। ये नौकरी उनके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, बल्कि घर का सहारा थी और इसी से उनके बच्चों का फ्यूचर भी जुड़ा था। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये नौकरी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रीज़न बनने वाली है। नीरज शर्मा ने जयपुर कोर्ट की नौकरी संभाल ली। धीरे धीरे जिंदगी फिर नॉर्मल होने लगी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये सुकून ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। जैसे हमने पहले बताया कि नीरज शर्मा उनके भाई राकेश शर्मा के साथ सब कुछ शेयर करती थी, तो राकेश शर्मा ने पुलिस स्टेशन में जो बताया उसके वजह से इस कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। राकेश शर्मा के मुताबिक घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नीरज शर्मा की गवर्नमेंट जॉब को लेकर आयुषी और नीरज के बीच अक्सर बहस होती थी। आयुषी चाहती थी कि ये नौकरी किसी तरह उसे मिल जाए, लेकिन नीरज के लिए ये पूरे परिवार का सहारा था। राकेश शर्मा के मुताबिक दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़े बढ़ने लगे थे। विजय शर्मा के निधन के बाद से ही आयुषी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपने नाम करना चाहती थी, जबकि नीरज इसके खिलाफ थी। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि आयुषी ने अलग रहने का फैसला किया। लेकिन रिश्तों में आई ये दूरी आने वाले वक्त में कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाली थी, ये उस वक्त कोई नहीं जानता था। आयुषी उनके दूसरे घर में शिफ्ट हो गई और यही से कहानी में दो और लोगों की एंट्री होती है, आयुषी के अंकल मोहन स्वरूप और उनका बेटा बलराम। पुलिस के मुताबिक मोहन स्वरूप की नज़र काफ़ी समय से विजय शर्मा की प्रॉपर्टी पर थी। इसी दौरान बलराम भी आयुषी के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन स्वरूप और बलराम को पहले से पता था कि आयुषी और उसकी मां के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और उन्हें इसी बात का फ़ायदा उठाना था। वो बार बार आयुषी को यह एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि उसकी मां की वजह से उसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और आगे जाकर भी प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे आयुषी ने अपनी माँ को एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी हर परेशानी की वजह के रूप में देखना शुरू कर दिया और यही से उनको रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हुई। पुलिस का आरोप है कि नीरज शर्मा की हत्या के लिए आयुषी के अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 7 लाख रुपए दिए। इसके बदले करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके नाम करने की डील हुई और भरतपुर की जमीन में हिस्सा देने का भी वादा किया गया। पुलिस के मुताबिक प्लानिंग के तहत नीरज शर्मा की हर छोटी बड़ी रूटीन पर नज़र रखी जा रही थी। वो घर से कब निकलती है, कहाँ जाती है और किस वक्त वापस लौट आती थी, इन सब की जानकारी इकट्ठी की जा रही थी। उन्हें डराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। घर की सीढ़ियों पर डरावनी चीज़ें रखी गई ताकि वो दोबारा घर से बाहर निकलना शुरू कर दे और प्लानिंग का आखिरी हिस्सा पूरा किया जा सके। आखिरकार 3 जुलाई को उन्हें कार से टक्कर मारकर उनकी हत्या की गई और पूरी घटना को एक रोड एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में आयुषी समेत टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा और इन आरोपों की सच्चाई का फैसला सबूतों के आधार पर कोर्ट ही करेगा। लेकिन अगर हम इस कहानी को सिर्फ एक मर्डर केस की तरह देखेंगे तो शायद हम इससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक मामूली जॉब या प्रॉपर्टी की नहीं है। ये कहानी एक माँ और एक बेटी के रिश्ते की है जिसने सारी हद पार कर दी। जब किसी रिश्ते की कीमत उस इंसान से ज़्यादा उससे मिलने वाले फ़ायदे से जुड़ने लगे, तब रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं और जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो कभी कभी सिर्फ भरोसा ही नहीं, जिंदगियां भी ख़त्म हो जाती हैं। इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जहां माँ और बेटी के बीच का भरोसा टूट गया। एक बेटी की नज़रिए से सोचूं
तो माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो पहली दोस्त, पहली टीचर और सबसे बड़ी हिम्मत होती है। जब ऐसे रिश्ते किसी क्राइम की वजह से टूट जाते हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं, इंसानियत भी हार जाती है। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।